Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is about Central Information Commission. तो आप सभी जानते हैं, मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ that it is related to apex body related to any kind of complaints, appeals related to RTI है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो भी है। जब आप इस रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स का रीड्रेसल की जब हम बात करते हैं, उस रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करना, मैनेज करना नेशनल लेवल पे, तो वो काम होता है सीआईसी का। तो सीआईसी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय विच एक्ट? आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 है ना। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आरटीआई इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अगर मैं और हिंट दूं तो इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का बी है ना। जब हम बात करते हैं सीआईसी में, तो सीआईसी में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, देखो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं और उसके बाद एक आपका सीआईसी में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होते हैं। तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की? तो अपॉइंटमेंट के लिए जो नेम रिकमेंड करता है, देखो अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन जो रिकमेंडेशन होती है नेम की, वो होती है बाय अ 3 मेंबर कमेटी, जिसमें होते हैं हमारे पीएम प्लस अ कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम प्लस लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोअर हाउस है ना, लोकसभा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आगे देखो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी बार। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। आर्टिकल 51A, ए मतलब रिसेंट अमेंडमेंट, कौन सी? 42nd अमेंडमेंट, इमरजेंसी। समझ आता है? तो अगर याद रखने का तरीका बताऊं तो 42nd और 44th, देखो इसको बोला जाता है बैड अमेंडमेंट। देखो याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, और इसको बोलते हैं गुड अमेंडमेंट। बैड क्यों? बिकॉज इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी को और स्ट्रॉन्ग करने और ये सब, मतलब इमरजेंसी बैकिंग वाले जो भी रीज़न थे, गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट वैसे है ना। और गुड मतलब कि फिर इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्स कर दिया गया, बाकी सारी चीज़ें इमरजेंसी के इफेक्ट्स को रिस्टोर करा गया, मतलब जो भी रिवर्ट बैक किया गया है ना। तो याद कैसे करेंगे? 426, 448, 76, 78 है ना। तो बस इतना सा याद रखना है। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटी समथिंग लाइक कि एक ऑब्लिगेशन ऑन सिटीजन्स। तो ये एक प्रो गवर्नमेंट स्टैंड हुआ। तो ये किस अमेंडमेंट से होगा? ऑब्वियसली इसी अमेंडमेंट से होगा, बिकॉज यहाँ पे ये सारी चीज़ें किसके लिए थी? गवर्नमेंट के फेवर में हो रही थी। फिर इसमें एक और चीज़ भी थी कि ऑल डीपीएसपीज से रिलेटेड लॉ आर ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स। उनको फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के रीज़न पे आप स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 पार्ट 4A है ना। नेक्स्ट इज आर्टिकल 31C। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। आर्टिकल 31 क्या था? आर्टिकल 31 था रिलेटेड टू, देखो दो आर्टिकल, एक तो था आर्टिकल 19(1)(f। ठीक है, 19(1)(f) क्या था आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 19(1)(f) की जब मैं बात करता हूं तो इट वाज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। और आर्टिकल 31 क्या था? कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सरी एक्विजिशन बाय स्टेट एंड कंपनसेशन है ना, बाय लॉ एंड कंपनसेशन, ये सारी चीज़ आपको पता है। तो ये कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी को आपका एक तरह से बैक करते थे दोनों। अब इसमें आर्टिकल 31C क्या है? 31C था कि ऐसा कोई डीपीएसपी, ओरिजिनली जो था 39B एंड 39C, ठीक है, ये डीपीएसपी जो है आर्टिकल 31C में लिखा था। ये डीपीएसपी क्या होते हैं? देखो 39B और 39C आपको पता होना चाहिए। ये दोनों अभी भी हैं, इन ये क्या है? ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स हैं, दो डीपीएसपी, ये आपको पता होगा। ये क्या है? ये जो दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, इट इज़ रिलेटेड टू कि गवर्नमेंट हर वो मेजर ले सकती है फॉर अ ग्रेटर गुड, जिससे जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, या मैं बात करता हूँ कि जिससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ठीक है, वेल्थ कंसंट्रेशन ना हो। तो 39C आपको पता होगा, वेल्थ कंसंट्रेशन, यहाँ पे ग्रेटर गुड या कॉमन गुड, ये सब। तो ये जो दो चीजें, इन चीजों से लेकर अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उसको आप 14 और 19 के अंडर जो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि
इवन इफ इट इज वायलेटिंग इक्वालिटी, इवन इफ इट इज वायलेटिंग राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दोनों के ही बेसिस पे आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 39B और 39C है ना, नुएंस अंडरस्टैंडिंग इज ग्रेटर देन 1419 है ना, फंडामेंटल राइट। तो आपको पता होना चाहिए। तो 31C क्या करता था, 31C ये बोलता था कि ऐसा कोई भी लॉ जो इन दो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बना हो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते इन इफ इट वायलेट्स द 14 एंड 19, मतलब इसको बैक करता था। ये जो स्टेटमेंट है ये इसमें दी गई थी 31C में। अब हुआ क्या, जैसे इमरजेंसी के बाद 42nd अमेंडमेंट आई तो ये 31C का जो स्कोप है उसको बढ़ाया गया। मतलब कि पहले तो क्या था कि 39B और 39C दो डीपीएसपी जो है दे आर ग्रेटर देन 1419। फिर जब 42nd अमेंडमेंट है उसमें आपका बोला गया कि भाई सारी ऑल डीपीएसपीज से रिलेटेड लॉ आर ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट, है ना, वायलेट करें तो भी आप उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए बिफोर द 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के पहले 31C प्रोटेक्टेड लॉज इंप्लीमेंटिंग विच डीपीएसपी। तो ओरिजिनली तो सिर्फ दो डीपीएसपी जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आपका 31C का स्कोप एक्सपेंड करके बोला गया कि अब 39B 39C नहीं, जबकि ऑल डीपीएसपी, बल्कि ऑल डीपीएसपी आर ग्रेटर देन 14 एंड 19, है ना। तो ऑल डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट से, है ना। फिर बात हो गई कि 1980 मिनर्वा मिल्स में वापस जो पार्ट्स ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 31C को एक्सपेंड किया गया था, पहले इसमें था कि 39B और 39C कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें अगर मतलब उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है तो उसको आप 1419 के वायलेशन में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये था ओरिजिनली, 42nd अमेंडमेंट ने इसको क्या कर दिया, ऑल डीपीएसपी बना दिया। पहले सिर्फ दो डीपीएसपी, अब ऑल डीपीएसपी, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया और वापस यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, समझ आता है। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया कि भाई ऑल डीपीएसपी आर नॉट ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट, सिर्फ दो। तो अब फिर से क्या है कि 39B और 39C ग्रेटर देन 14 एंड 19, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो द एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 31C टू ऑल डीपीएसपी बाय द 42nd अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ आर्टिकल, तो अभी के लिए फिर से जो ओरिजिनल चीज थी 39B 39C ग्रेटर देन 1419, तो इन दो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने वाले लॉज ही आप क्या है 1419 के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। देखो ध्यान से समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखो ये समझो कि उस टाइम पे क्या था, काफी सारे लैंड रिफॉर्म लॉज लाए गए थे, काफी सारा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, सोशलिस्ट, एक हम बात करें सोशलिस्ट फिलोसफी को फॉलो करना, है ना, ग्रेटर गुड कॉमन कॉज, ये आपको समझ आता है। तो अब जब मैं बात करता हूं कि 31C क्या था, तो जो 19(1)(f राइट टू प्रॉपर्टी था, और ये है 31C क्या था कि यहां पे आपका देखो 31 तो क्या था, 31 था कि भाई गवर्नमेंट आप का कंपलसरी एक्विजिशन नहीं कर सकती आपकी बिना मर्जी के, है ना, बाई लॉ होना चाहिए और उसमें एक मतलब कंपनसेशन होना चाहिए जो भी मतलब बनता है ना, 19(1)(f। अब यहाँ पे 31C क्या था, 31C आपका जो ये दो डीपीएसपी है उनको ग्रेटर देन बताता था 14 एंड 19 की, इस ये जो डीपीएसपी, ये डीपीएसपी किससे रिलेटेड थे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना सरकार का काम है। सरकार इस चीज में कोई भी अगर लॉ बनाती है तो उसको आप इक्वालिटी के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते और स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। फिर आपको ये भी पता होगा कि बाद में क्या हुआ आपका, जैसे मैं अगर मैं बात करूं, आपको ये भी पता होगा कि 44th अमेंडमेंट जो है उसने क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया। मतलब आर्टिकल 31 अभी के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, 31C ये सब एग्जिस्ट करते हैं, आर्टिकल 31 एग्जिस्ट नहीं करता। तो राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट रिमूव किया गया बाई 44th अमेंडमेंट, और उसको कहां डाला गया, एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, है ना, ये आपको समझ आता है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक डिटेल्स। तो 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया था, 42nd अमेंडमेंट ने ये जो पावर थी 31C में कि भाई आप दो डीपीएसपी को जो भी इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाते हैं तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते इन दो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे, उसको बढ़ा के स्कोप बना दिया कि भाई सारी डीपीएसपी, कोई भी डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट 1419 से ज्यादा है। ठीक है, फिर उसको वापस मिनर्वा मिल्स में हटा दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अभी के टाइम पे सिर्फ ये है जो ओरिजिनल था, 39B एंड 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है, इन डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 14 एंड 19 वैलिडिटी, है ना, ये आपको समझ आना चाहिए।
और ये भी आपको पता होना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी था 19(1)(f), उसको भी हटाया गया, और 31 जो कि कंपल्सरी एक्विजिशन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन होती थी उसको भी हटाया गया। ये हटाया गया आपका बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, ठीक है। बिकॉज हमने सेकुलर जो 42nd अमेंडमेंट में आपको पता होगा काफ़ी सारे वर्ड्स ऐड किए गए थे इन आर प्रियम्बल, है ना। तो ये भी आपको पता होगा कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे, वो आप क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। और एक बात और कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, उनके आंसर आपने देने हैं। तो ये तो आपका हो गया, है ना। आगे चलते हैं, अब शेड्यूल 9 की बात करते हैं। शेड्यूल 9 लाया गया था टू सेफगार्ड एनी काइंड ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल चैलेंज, है ना। तो ये आप ध्यान रखना है, शेड्यूल 9 को आप ऐसे सोच सकते हो, ये एक तरह का लिफाफा है, ये एक तरह का एनवलप है, इसमें जो भी लॉ रखा जाएगा उसको आप जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, आईआर कोहेलो केस में ये बोला गया कि 1973 के बाद के, पोस्ट 1973 के बाद के कोई भी लॉज शेड्यूल 9 में अगर रखे भी जाएंगे तो भी उनको रिव्यू किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इफ दे वायलेट द डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंदा भारती, समझ आता है, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो अब तो क्या है, लॉज एडेड आफ्टर 1973 आर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर रिव्यू, बिल्कुल सही है ना, केशवानंदा भारती भी आपको पता होगा केस। तो ये आपको पता होना चाहिए, द ओरिजिनल पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग। तो देखो, अब मैं आपसे बात करता हूँ, लैंड जो है इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, है ना। तो काफी सारे स्टेट्स के जो लैंड रिफॉर्म लॉज थे उनको किस में रखा जाता था, आपका शेड्यूल 9 में, ताकि उनको जुडिशियल रिव्यू ना किया जा सके। ये समझ आता है, शेड्यूल 9 एक लिफाफे की तरह था जिसमें जो भी लॉज रखे जाए उसको आप जुडिशरी चैलेंज नहीं कर सकती थी, है ना। लेकिन बाद में आईआर कोहेलो केस ने ये बोला कि ठीक है, 1973 में आपका केशवानंदा भारती ने एक डीबीएस दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई आप कुछ भी कर लो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फिलॉसफी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये तो होना ही चाहिए, हमने जो सोच रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि हमारा ये तो होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, तो इनको वायलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है कि 1973 में जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया तो उसके बाद के कोई भी लॉ पे डीबीएस वैलिड होता है, तो उस बेसिस पे फिर भी आप 9 शेड्यूल के किसी भी लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। 9 शेड्यूल वॉज फर्स्ट अमेंडमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज शेड्यूल 9 को ऐड किया गया था, समझ आता है। तो ओरिजिनल पर्पस तो क्या था कि सेफगार्ड लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम द जुडिशियल चैलेंज, है ना, ये आपको समझ आता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज मेड बाय द 44th। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका था, देखो 19(1)(f), और इस राइट टू प्रॉपर्टी को बैक करने के लिए कि आप प्रोटेक्शन है आपको कि आपकी सरकार जो है आपका कंपल्सरी लैंड छीन नहीं कर सकती किसी भी काम के लिए, चाहे हाईवे बनना हो, जो बनना हो, तो वो था आर्टिकल 31, दोनों को ही हटा दिया गया, और जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट ना रख के अब सिर्फ लीगल राइट रखा गया अंडर 300A, ये आपको समझ आता है, ठीक है। तो रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट अ लीगल राइट। इतना सारा आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है आज थोड़ा ना ज़्यादा हैवी हो गया होगा इन्फॉर्मेशन, एंड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने ऑल अलोंग पॉलिटी आप नहीं समझ पाते हैं, बट मैंने एक छोटी सी वीडियो में बताएं तो शायद आपको थोड़ा हैवी लगे, बल्कि लगे। आई विल सजेस्ट यू गाइज टू मेक नोट्स ऑफ इट, रिवाइज 2-3 टाइम्स टुडे इटसेल्फ, एंड वॉच द वीडियो विद अ फ्री माइंड, तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नहीं समझ आता तो एक बार नोट्स बनाइए, 2-3 बार नोट्स को रिवाइज कीजिए, और एक बार लास्ट में फिर से इस वीडियो को देखिए। आई विल सजेस्ट ये आप सबको, एंड आई कैन अश्योर दैट उसके बाद आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। और जहाँ तक केसेस की बात है तो आपको काफ़ी सारे केसेस पता होने भी चाहिए पॉलिटी में, जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, है ना। काफ़ी सारे केसेस, ऑलमोस्ट 25-26 केसेस तो आपको पता होने चाहिए, और कहाँ से शुरू होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, है ना। तो वो सारे केसेस बाद की बात है, वो अगर चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से केसेस यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आपका शुरू से। जैसे आपका अगर मैं बात करूँ, चंपकम दोराई राजन केस से लेके शिरूर मठ केस, केशवानंदा भारती, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद, मेनका गांधी, ठीक है। फिर आपका आईआर कोहेलो जो मैंने आपको अभी बताया, नालसा केस, एनएस जोहार केस, है ना। तो मतलब ऐसे करते करते आपको बहुत सारे केसेस पता होने चाहिए। तो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो यू कैन कमेंट दैट टू ऑन द like in the comment section, and I will make a separate video on all the UPSC important
मतलब लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए. एंड फॉर नाउ आई विल जस्ट क्लोज दिस वीडियो. दैट्स ऑल फॉर द डे. आई होप यू लाइक द वीडियो. जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे आप उसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा. नहीं पता तो सर्च करके कीजिएगा. एटलीस्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से आपको फ्यूचर के लिए याद रहेगा ना, आज नहीं पता है तो. दैट्स ऑल फॉर द डे. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वंस अगेन, है ना.